वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है राज्य का जन्म और विकास का समरी पोर्शन, द स्टेट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। पॉलिटिकल थ्योरी का ये लेक्चर है। राज्य राज्य क्या होता है? लैटिन शब्द स्टेटस से जन्म हुआ स्टेट, जिसका अर्थ है एक सामाजिक स्तर। स्टेटस से निकला शब्द स्टेट, जिसका अर्थ है सामाजिक स्तर। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। राज्य की परिभाषा, मकाइवर ने लिखा कि यह एक आश्चर्य की बात है कि राज्य एक जैसे एक स्पष्ट शब्द पर भी परिभाषाएं विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की हैं। राज्य की परिभाषा के संबंध में इस प्रकार की विभिन्नता का कारण यह है कि राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में विचारकों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। गार्डनर के अनुसार राज्य की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितनी इस विषय में लेख हैं, लेकिन फिर भी राज्य का अर्थ इस संबंध में एक रूपता नहीं है। राज्य की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। अरस्तु या अरिस्टोटल के अनुसार राज्य की परिभाषा, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। The state is union of families and villages having for its end perfect and self-sufficient life. सिसरो के अनुसार राज्य की परिभाषा, राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्य को उस समुदाय के लाभों का परस्पर लाभ मिलकर उपयोग करना है। द स्टेट इज न्यूमरस सोसाइटी यूनाइटेड बाय ए कॉमन सेंस ऑफ राइट एंड नेचुरल पार्टिसिपेशन इन एडवांटेज। बैलेंसली के अनुसार राज्य की परिभाषा, राजनीतिक दृष्टिकोण से निश्चित भूमि पर संगठित आबादी राज्य कहलाती है। द स्टेट इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड पीपल ओवर ए डेफिनेट टेरिटरी। वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य की परिभाषा, एक निश्चित क्षेत्र के अंदर कानून में संगठित जनता को राज्य कहते हैं। द स्टेट इज ए पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर ए लॉ विद इन ए डेफिनेट टेरिटरी। लोस्की के अनुसार राज्य की परिभाषा, राज्य एक पारदर्शिक समाज है जो समाज, सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों का सर्वोच्च सत्ता रखता है। द स्टेट इज ए टेरिटोरियल सोसाइटी डिवाइड इनटू गवर्नमेंट एंड ए सब्जेक्ट क्लेमिंग विद इन इट्स अलॉटेड फिजिकल एरिया सुप्रीमेसी ऑन ऑल अदर इंस्टीट्यूशन। ओलैंड के अनुसार राज्य मनुष्य के ऐसे समूह का नाम है जो एक निश्चित प्रदेश में रहता है और जिसमें बहुसंख्या अथवा एक निश्चित वर्ग की इच्छा उनकी शक्ति के बल से उन लोगों पर लादी जाती है जो उसका विरोध करते हैं। ए न्यूमरस असेंबलेज of human beings generally occupying a certain territory among whom the will of majority or class made to prevail against any of their number who oppose it. काइवर के अनुसार राज्य की परिभाषा, राज्य एक ऐसा समुदाय है जो एक सत्तावान सरकार द्वारा घोषित कानूनों के अनुसार एक निश्चित प्रदेश में रहने वाले जन समुदाय में सामाजिक व्यवस्था की बाह्य अवस्थाओं को बनाए रखता है। द स्टेट इज एन एसोसिएशन विच इज एक्टिंग थ्रो लॉ एज प्रोमुलेटेड बाय गवर्नमेंट इंडोड टू दिस एंड विद द कोर्सिव पावर मेंटेन विद ए कम्युनिटी टेरिटोरियल डेमोक्रेटिक द यूनिवर्सल एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ सोशल ऑर्डर। गिलक्रिस्ट के अनुसार राज्य की परिभाषा, राजनीतिक शास्त्र में राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आंतरिक और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है, यानी सोवरन होती है, सोवरेनिटी। द स्टेट इन ए कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एग्जिस्ट वेयर ए नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन ए डेफिनेट टेरिटरी आर यूनाइटेड अंडर ए गवर्नमेंट विच इन इंटरनल मैटर is the organ for expressing their sovereignty and external matter is independent of other governments. गार्नर के अनुसार राज्य की परिभाषा,
राज्य में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो कि एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हो, बाहरी नियंत्रण में पूरी तरह या लगभग स्वतंत्र हो, और जिसकी ऐसी संगठित सरकार हो जिसके आदेश का पालन जनता स्वाभाविक रूप से करती हो। द स्टेट इज ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन मोर और लेस न्यूमरस permanently occupying a definite portion of territory independent or nearly so of external control and posing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience। राज्य के तत्व। राज्य के 4 अनिवार्य या आवश्यक तत्व हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरी सरकार, चौथा है प्रभुसत्ता या सॉवरेनिटी। पहला स्टेटमेंट है जनसंख्या। राज्य का मुख्य तत्व जनसंख्या है। राज्य में जनसंख्या कितनी हो इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य का चित्रण करते हुए बताया कि एक आदर्श राज्य में 5040 नागरिक होने चाहिए। इसी प्रकार रूसो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। जनसंख्या कम या अधिक हो यह महत्व नहीं रखता। गार्नर ने सत्य कहा है, जनसंख्या राज्य के संगठन को कायम रखने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए और उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी के लिए भूखंड और राज्य का साधन पर्याप्त हो। दूसरी स्टेटमेंट है निश्चित भूभाग। राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व निश्चित भूभाग है। किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ जन समुदाय ही राज्य का निर्माण करता है। गार्नर के अनुसार ऐसे लोग राज्य का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वे स्थायी रूप से किसी निश्चित भूखंड पर बस नहीं जाते। भूभाग का अभिप्राय केवल स्थल से नहीं है, परंतु इसके अंतर्गत वे सभी प्राकृतिक संसाधन आते हैं जो देश में स्थल, वायु, जल को प्राप्त करते हैं। राज्य के अंदर विद्यमान नदियाँ, सरोवर, झीलें, खनिज, पर्वत, पदार्थ, समुद्र तट का 12 नॉटिकल मील तक का हिस्सा मिलाकर स्टेट यानी राज्य का निर्माण करते हैं। सरकार। राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व सरकार है। जन समूह किसी निश्चित भूभाग पर बसकर तब तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकता जब तक एक राजनीतिक दृष्टि से संगठित न हो, वह राज्य नहीं बन सकता है। अतः सरकार राज्य की इच्छा अभिव्यक्त करती है। गार्नर के अनुसार सरकार क्या है? सरकार राज्य का वह साधन है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य अर्थात साम्राज्य नीतियों और सामान्य हितों की पूर्ति होती है। सरकार राज्यों में कई प्रकार से हो सकती है, जैसे प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी के रूप में। भारत, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड आदि देशों में सरकार का रूप प्रजातंत्र है। राजतंत्र या मोनार्की। सऊदी अरब, कुवैत आदि देशों में राजतंत्रीय यानी मोनार्की शासन चलता है। तानाशाही डिक्टेटरशिप। क्यूबा, उत्तर कोरिया, चीन, पोलैंड देशों में कम्युनिस्ट सरकारों की पार्टी की तानाशाही है। संसदीय या पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत, जापान, इंग्लैंड आदि देशों में संसदीय सरकारें हैं। अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल रूल। फ्रांस, अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकारें हैं। सैनिक शासन का अधिनायक तंत्र। मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इराक, लीबिया, पाकिस्तान आदि देशों में सैनिक शासन व्यवस्था है। सरकार के कई रूप होते हैं, जैसे संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक आदि। भारत सरकार के कार्य करने का तरीका निम्नलिखित है। विधानसभा या लेजिस्लेचर कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका कानून लागू करवाती है। न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। जुडिशरी। लिकोक के अनुसार आवश्यकता केवल इस बात की है कि उच्च शक्ति के प्रति दृढ़ आज्ञाकारिता होनी चाहिए। यह शर्त चाहे अत्याचारी व तानाशाही सरकार पूरी करे, चाहे लोक इच्छा पर आधारित सरकार
राज्य के लिए इस शर्त को पूरा होने ही पर्याप्त है। सरकार प्रजातंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, सैनिक शासन के रूप में हो सकती है, अपितु इनमें से प्रजातंत्र प्रणाली को श्रेष्ठ माना गया है। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, राज्य का विकास। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, जिसके अनुसार राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। राज्य का उदय मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक दिनों के अत्यंत बिखरे हुए रूप में हुआ और सभ्यता के विकास के साथ साथ इसके रूप और इसकी सभ्यता के विकास के साथ साथ इसके रूप में भी परिवर्तन होता रहा है। सभी राज्यों के विकास के विश्लेषण के आधार पर राज्य के विकास की कुछ अवस्थाएं निश्चित की गई हैं। ये अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। कबीलाई राज्य, द ट्राइबल स्टेट। कुटुंब या परिवार सबसे पहली सामाजिक इकाई और कबीला सबसे पहली राजनीतिक इकाई थी। कबीले से ही हम सबसे पहले सरकार अथवा राज्य के लक्षण पाते हैं, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि कुछ व्यक्ति आज्ञा देते हैं और शेष व्यक्ति आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को सजा मिलती है। कबीले में आपस में युद्ध होता था। ताकतवर कबीला कमज़ोर कबीले को हराकर उस पर राज करता था, वहाँ का राजा बन जाता था। पूर्वी साम्राज्य, द ओरिएंटल एम्पायर। समय के साथ साथ कबीले उस स्थान पर रहने लगे जहाँ जीवन यापन करना आसान था। तेजी के साथ बढ़ने वाली जनसंख्या के लिए भूमि की आवश्यकता ने भी युद्धों को जन्म दिया। युद्ध भी राज्य की स्थापना के कारण बने। युद्धों के परिणाम स्वरूप दास्ते की संख्या बढ़ी, व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। बढ़ते हुए धन, समाज की रक्षा की भावना, आए दिन युद्ध और शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा उच्च अधिकारियों के एक ऐसे वर्ग का जन्म दिया जिसे आगे चलकर स्टेट की उत्पत्ति हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई। नगर राज्य, द ग्रीक सिटी स्टेट। राज्य के विकास की तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था यूनान में मिलती है। यूनानियों का धर्म तथा जीवन के संबंध में दृष्टिकोण प्राकृतिक था और इस कारण उन्नति के मार्ग में कोई बाधा नहीं थी। यूनानियों ने अपने स्वावलंबी और स्वशासित नगर राज्यों में कई प्रकार के राजनीतिक संगठनों को विकसित किया। यूनान नगर राज्य की दो प्रमुख त्रुटियां थी। पहली थी नगर राज्य दास प्रथा पर आधारित था और दूसरी इन नगर राज्यों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। वैदिक कालीन गणराज्य। जिस समय यूनान में नगर राज्य थे उस समय भारत में छोटे छोटे गणराज्यों में भारत विभाजित था, जिन्हें वैदिक कालीन गणराज्य कहा जाता है। रोमन साम्राज्य, द रोमन एम्पायर। रोमन के राजनीतिक जीवन का आरंभ नगर राज्य के रूप में हुआ। रोम ने पहले इटली को अपने राज्य में मिलाया, फिर धीरे धीरे फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी आदि यूरोपीय देशों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद ग्रीक, इजिप्ट, एशिया माइनर आदि क्षेत्रों को जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। जीते हुए भूभाग प्रदेशों में बांट दिया। प्रदेश में एक रोमन अधिकारी नियुक्त किए गए जिसे प्रोकांसल कहते थे। उसे राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के संबंध में पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। रोम साम्राज्य के ढांचे के आधार पर ही कैथोलिक धर्म संघ में अपना संगठन स्थापित किया और रोम की व्यवस्था देखकर ही पूरे मध्य युग में एक विश्वव्यापी साम्राज्य की भावना लोगों के मस्तिष्क में घूमती रही। नगरपालिकाओं की शासन व्यवस्था, प्रभुसत्ता, नागरिकता, विभिन्न जातियों में राजनीतिक एकता स्थापित करने में रोमन साम्राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महत्वपूर्ण देन है ये सारी चीज़ें रोमन साम्राज्य की। कुछ कमियां हैं रोमन साम्राज्य की। साम्राज्य की शक्तियां अव्यवस्थित थी। जनतंत्र तानाशाही में बदल गया था। दास प्रथा प्रमुख थी। रोमन साम्राज्य की शासन व्यवस्था कठोर थी। उच्च वर्गों का नैतिक पतन, कमजोर आर्थिक आधार, धार्मिक अव्यवस्था और बर्बर जातियों के हमले, ये रोमन साम्राज्य की कुछ कमियां थी, त्रुटियां। सामंतवादी राज्य, द फ्यूडल स्टेट। राज्य के विकास क्रम में सार्वभौमिक साम्राज्य के बाद सामंतवादी राज्य आते हैं। कुछ ऐसा दौर चला कि जिस किसी के पास थोड़ी बहुत संपत्ति थी उसी ने अपना राज्य स्थापित कर लिया और
वह सामंत बन बैठा। इस प्रक्रिया के बाद सामंतवादी राज्य अस्तित्व में आए। सामंतवादी राज्यों का संगठन एक श्रृंखला के समान होता था, जिसमें सबसे ऊंची कड़ी राजा होता था और सबसे नीची कड़ी दास होता था। धर्म राज्य, होली एम्पायर। सामंतवादी राज्य के बाद एक और नवीन स्वरूप धारण किया, जिसे हम धर्म साम्राज्य या होली एम्पायर कह सकते हैं, जिसके उदाहरण स्वरूप रोम में धार्मिक साम्राज्य को ले सकते हैं। उदाहरण के लिए रोम का राजनीतिक वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, उसके स्थान पर धार्मिक साम्राज्य का उदय हुआ। ईसाई चर्च, जिसके अनुयायी रोम के संपूर्ण निवासी बन चुके थे, राजनीतिक रूप से छिन्न भिन्न हो जाने के कारण बाद भी रोम साम्राज्य धार्मिक एकता में बंधा हुआ था। ईसाइयों का सबसे प्रमुख मठ रोम था और उसके अध्यक्ष को पोप को सब ईसाई धर्मगुरु मानते थे। अतः 800 ईस्वी में रोम के पोप लियो तृतीय ने शार्लमन का पवित्र रोम सम्राट के रूप में राज्य अभिषेक किया और इस प्रकार पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। आधुनिक काल में है नेशन स्टेट, राष्ट्रीय राज्य। यूरोप के शक्तिशाली राजाओं ने सामंतों के शासन को समाप्त करके सत्ता अपने हाथ में ले ली। जैसे उदाहरण के लिए इंग्लैंड में हेनरी आठवां, फ्रांस में लुई 14वां, स्पेन में फिलिप द्वितीय, रूस में पीटर जैसे शक्तिशाली राजाओं ने राज्य स्थापित किए। सामंतों का एंड होने के बाद भाषा, धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति एक जैसी होने के कारण उस क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास हुआ। साथ साथ तांत्रिक राष्ट्रीय राज्य, डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट, राज्य के विकास क्रम का वर्तमान स्वरूप प्रजातंत्रात्मक राष्ट्रीय राज्य है, जिसका उदय राजतंत्र यानी मोनार्की राष्ट्रीय राज्य से हुआ। राजतंत्र राष्ट्रीय राज्यों का स्वरूप निरंकुश शासन था। वर्तमान समय में प्रजातंत्र शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ माना जाता है। राज्य की विकास की विशेषताएं। राज्य की विकास की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है राज्य का विकास सरलता से जटिलता की ओर। राज्य का प्रारंभिक संगठन बहुत ही सरल था, लेकिन मानव जीवन के विकास के साथ साथ राज्य का संगठन जटिल होता गया और राज्य के कार्य बदलते चले गए। राज्य के क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि। सेकंड स्टेटमेंट, प्रारंभ में राज्य का क्षेत्र छोटा और राज्य की जनसंख्या कम थी, परंतु समय के साथ साथ जनसंख्या और उसका क्षेत्र बढ़ने लगा। आधुनिक राष्ट्रीय राज्य लाखों वर्गों मील क्षेत्र में फैले हुए हैं और उनकी जनसंख्या करोड़ों में है। तीसरी विशेषता है राष्ट्रीय चेतना का विकास। राज्य के विकास के साथ साथ नागरिकों में राजनीतिक चेतना का विकास होता गया। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि राज्य के बिना कोई भी कार्य ठीक से नहीं होता। फोर्थ स्टेटमेंट है राज्य का धर्म से अलग होना। शुरुआत में राज्य के विकास में धर्म और राज्य एक साथ थे, अपितु वर्तमान समय में धर्म और राज्य अलग अलग हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा बहुत से राज्यों ने अपनाई है। प्रभुसत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में आरंभ में निरंकुश शासन व्यवस्था के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, लेकिन वर्तमान में प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेटिक शासन में लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल गई है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट्स फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप राइटिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।